हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप एंजॉयमेंट के साथ सीखते भी रहिए। मेरा मानना ये है कि आप जिस चीज़ को एंजॉयमेंट के साथ सीखते हैं वो आपके मस्तिष्क पर छप जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपको तनावपूर्ण ढंग से नहीं सिखाना चाहूँगा। मैं हमेशा ही आपको एंजॉयमेंट के साथ ही सिखाना चाहूँगा, चाहे कोई भी क्लास क्यों ना हो। तो मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। आपको आज इस टॉपिक पे समझना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, इसको कैसे जाना जाता है। जैसे आप सबसे पहले जानते हो कि कोई भी दो राशियां हों और उनमें अंतर की बात की जाए तो हम उनकी परिभाषाओं को भी व्यक्त करके अंतर व्यक्त कर सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए उनके गुणों को भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा अंतर करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा कोशिश किया हूँ कि इस टॉपिक को मैं आसान सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ध्यान देंगे, जैसा कि इसमें दिया है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर आपको अब सबसे पहले बात में एकदम सामान्य व्यू में सभी को ऐसे लिखना होता है कि दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कोई भी पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ढंग से लिखा है बच्चा। तो दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है, इन्हीं अंतर को आज हम समझेंगे। जैसे आप सबसे पहले परिभाषा देख लो। सबसे पहले अंतर में जो है ये दूरी की परिभाषा है, और आप इधर देखो ये विस्थापन की परिभाषा। इधर हट जाता हूँ। हाँ, ये हमारी सबसे पहले अंतर की बात करें तो ये विस्थापन की परिभाषा है, और इधर क्या है, इधर दूरी की परिभाषा है। आप देख पा रहे होंगे। जैसे दूरी की बात करें हम तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु हो अगर वो गतिशील नहीं होगी तो दूरी तय नहीं करेगी। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही हो, आप गति करोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाओगे ही, तभी ना गति होगी आप में। तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे तो उन दोनों के स्थानों के बीच का आप दूरी तय किए कि नहीं किए। दोनों के स्थानों के बीच जो लंबाई है, जितनी भी लंबाई है, पथ है, रास्ता है, आप उस पे चलते गए तो हो सकता है कि आपके घर के पास से कोई दूसरा, कोई आप पते पर गए हों, चाहे स्थान पे गए हों, तो आप वहाँ पे देखेंगे रोड के किनारे एक खंभा गड़ा होता है, उस पर लिखा होता है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। वो दूरी व्यक्त करता है कि जिस तरह से मान लीजिए कि हम वहाँ पे पहुँचे तो आगे हमारी मंजिल कितनी दूर है। तो आप उस मंजिल तक जाने के लिए दिमाग में ये सोच लेते हो कि अभी हमको कितना दूर जाना है, तो जो पत्थर पे लिखा होता है वो दूरी होता है। तो आप जाते हो तभी तो अपने मंजिल पे पहुंचते हो। तो अर्थात हम यही बताना चाहते हैं दूरी के बारे में कि आप गतिशील अवस्था में हो तो चलोगे ही। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ, पथ माने रास्ता, उसकी जितनी लंबाई होगी आप तय करोगे। तो पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बात क्लियर हो गई दूरी की। ठीक, अब हम आते हैं विस्थापन पर। जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा कि विस्थापन क्या है। तो हम फिर इसी बात को यहां भी दिखाएंगे क्योंकि विस्थापन भी गतिशील अवस्था में ही होता है। तो जब कोई वस्तु गतिशील होती है, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि किसी गतिशील वस्तु के, बात समझ में आ रही है, किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति, मतलब क्या अंतिम स्थिति कहने का है कि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका जो अंतिम स्थिति है, जहां मैं मान लीजिए वो पहुंच गया हो और वो जहां से चलना शुरू किया हो, देखिए दोनों स्थितियां हैं। किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति, आप देख रहे होंगे, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति। थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति मतलब
कि आपको जहां जाना था आप वहां पहुंच चुके हैं, तभी वो अंतिम स्थिति है, और जहां से जाना था वो प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख लो, जैसे चित्र हम एक व्यक्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये घर है आपका, और यहाँ से एक रास्ता गया है। मान लीजिए हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पे कोई मान लीजिए मंदिर है, इस तरह से मंदिर है, और आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकले, तो जब अपने घर से निकले तो ये कौन सा बिंदु हो गया? प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु हुआ बच्चों? प्रारंभिक बिंदु। और आप पहुंच गए मंदिर पर, तो ये कौन सी स्थिति हुई? अंतिम स्थिति। यहाँ पे बिंदु ना कह के स्थिति ही कह देते हैं, स्थिति। और यहाँ पे कौन सी स्थिति हो गई? अंतिम स्थिति। अब देखिए कि यहाँ की और यहाँ की दोनों के बीच की स्थिति में जो भी दूरी है, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, आप यहाँ से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर तो गए, लेकिन यहाँ से कम दूरी आप किस तरह से तय कर सकते हैं? जिस तरह से मैं एक त्रिभुज के द्वारा व्यक्त करने जा रहा हूँ कि ये हमारी पहली स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आ गए, तो ये हमारी अंतिम स्थिति हो गई। इस तरह जाएंगे और इस तरह जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका आ जाता है, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, इधर से काट के निकल जाए, जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट जो इंग्लिश में होता है ना, विस्थापन, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट, कम से कम दूरी। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कह दो, या अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा क्लियर हो गई और दूरी की परिभाषा क्लियर हो गई। पहला तो अंतर हमारा परिभाषा से निकल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जैसा कि आपके सामने लिखा होगा, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश, अदिश का मतलब ही आप जानते होंगे कि जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। तो अदिश में आप ये एक राशि को आप हमेशा ध्यान दोगे कि इसमें अदिश में हमेशा परिमाण आता है, दिशा नहीं आती। इसलिए दूरी को कभी भी हम व्यक्त करेंगे तो केवल परिमाण के साथ। वैसे तो आप पूरब भी जा सकते हो, पश्चिम भी जा सकते हो, उत्तर भी जा सकते हो, दक्षिण भी जा सकते हो, किसी भी दिशाओं में जा सकते हो, लेकिन दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। आपको केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह की जो दूरियां होती हैं उनके मात्रक के साथ परिमाण दिखाया जाता है, तो ये हो जाती हैं अदिश राशियां। लेकिन हम वही बात करें इधर विस्थापन की, तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कैसे? इसमें ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक छोटा सा चित्र बना दिया, इसमें आप देख लोगे ना, पहले प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों फिक्स रहता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों फिक्स रहता है। और कभी भी आप देखोगे तो जो हम प्रारंभिक स्थिति से चल रहे हैं, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ से शुरू किया मान लीजिए ए से, और अंतिम स्थिति हमने पहुंच गया बी पर। तो जब हम बी पर पहुंच गए तो बताइए ए से बी की कोई दिशा तो होगी। आप सोच सकते हैं कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इसकी कोई दिशा तो होगी। लेकिन दूरी में ऐसा नहीं होता। दूरी में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता, अंतिम स्थिति फिक्स नहीं होती। लेकिन विस्थापन में आप देख लो, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति ये पहले से ही फिक्स रहता है, इसलिए इसमें हमको कोई ना कोई दिशा मिल ही जाती है। तो इस तरह से हम व्यक्त करते हैं कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होता है। आई बात समझ में? विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की जरूरत पड़ती है। जैसे कह सकते हैं कि दिशा और परिमाण। क्लियर? आते हैं आगे, दूरी पे आते हैं। तो अब दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे उसी बात को पुनः लिखा गया है कि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, मात्रक और उसके साथ संख्यात्मक मान। ठीक,
और उसमें दिशा आप देख रहे होंगे कि दिशा की जरूरत नहीं है दूरी में। आई बात समझ में? परिमाण का मतलब ये होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमने दोनों में परिमाण परिमाण लिखा हुआ है, तो परिमाण यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परिमाण की बात क्या होती है कि जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे जा ही रहे हो, या मान लीजिए कि कोई ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका माप तोल कर रहे हो, तो उसमें आता है 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से आता है, 5 लीटर। तो जो ये संख्यात्मक मान है, इन्हें ही हम परिमाण कहते हैं। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, तो आप घर पे पहुंच के कहेंगे आज हम 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, 5 किलोमीटर दौड़ के आए हैं। तो जो ये संख्यात्मक मान है, इन्हें ही कहते हैं परिमाण। क्लियर? अब उसके साथ मात्रक भी आ जाता है, जैसे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 4 किलो, इस तरह से जो भी आते हैं ये सब परिमाण कहलाते हैं, कि वो कितने हैं, मात्रा में कितने हैं। ठीक है, आते हैं आगे। तो अभी आपने समझा कि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन में आप देखेंगे कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आप देख रहे हो, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग इस तथ्य को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि दूरी जो है, ये मैं पूरा ही अंडरलाइन कर देता हूं, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि शून्य भी हो सकती है। चलिए उस पर मैं चर्चा कर लूंगा। अभी आप यहाँ पे देखिए अंतर में, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बात समझ में आई? मैं इसको डिफाइन करूंगा, आपके सामने ही करूंगा। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जो विस्थापन होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य हो सकता है। दिक्कत क्या है, ध्यान दीजिए। फिजिक्स में क्या होता है कि जब आप किसी स्थान पर गए, तो आप गए तो वहां से जाके अगर वहां पे रह गए, तो मान लीजिए कि दूरी हो गई वो, कि आपने चल लिया, लेकिन पुनः आप वहां से जब लौट के उसी बिंदु पर आ गए जिस बिंदु से गए थे, तो आप बताइए कि जब प्रारंभिक स्थिति से गए, अंतिम स्थिति भी आपकी प्रारंभिक स्थिति ही हो गई, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कुछ रही? जैसे आप ध्यान दो, मैं यहाँ बता देता हूँ चित्र द्वारा, कि आप यहाँ से चलोगे, यहाँ पर आओगे, तो ये हमारा प्रारंभिक स्थिति हो गया, ये हमारा अंतिम स्थिति हो गया। अब हमको आप ये बताइए कि आपने यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ दूरी तो चला ही, ठीक, लेकिन हमको विस्थापन की बात करनी है। तो विस्थापन की जब हम बात करेंगे, तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, अब आप यहीं से वापस आ गए इसी बिंदु पर, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए फिर वहां से वापस आ गए, तो दोनों तो एक के बिंदु न हो गया, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। अब बताइए, आप खुद देखिए कि जिस बिंदु से आप गए थे पुनः घूम के उसी बिंदु पर आ गए, तो क्या आपने विस्थापन तय किया? उसके बीच न्यूनतम दूरी रही? नहीं रही। वहां पे आप जीरो कर दोगे, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर आ गए तो जीरो हो गए। जैसे एक और छोटा सा मैं चित्र बना के इधर दिखा दूं, कि जैसे एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और इसके किनारे किनारे हम इसकी परिधि पर घूमते हुए यहाँ पर आ गए यहाँ पर, तो हमारे दिमाग में तो एक बात आ रही होगी कि हम वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं, तो इसका जो हम दूरी तय किए हैं वो तो 2πr हो जाएगा, परिधि है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन विस्थापन में कहता है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, आप जिस बिंदु से गए थे उसी बिंदु पर आके रुक गए। अब बताइए, दोनों स्थितियों में अंतर होगा तो क्या मिलेगा आपको? जिस पर से चले थे उसी पे आ गए तो जीरो ही न मिलेगा, इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। तो विस्थापन जीरो हो सकता है, परंतु दूरी, बहुत लोग इसको कहते हैं कि विराम अवस्था में वस्तु रहती है, तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो दूरी है वो क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन विराम अवस्था में समय चलेगा और दूरी जीरो रहेगी, तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है दूरी का,
दूरी बराबर चाल गुणे समय। आई बात समझ में? तो दूरी बराबर चाल गुणे जब समय होता है तो उसमें चाल और समय दोनों में मान लेते हैं कि चाल 0 रहेगा विराम अवस्था में और समय 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी रहे, आप गुणा करेंगे दोनों का मान 0 मिल जाएगा। ये तो आप भी मानते हो कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 0। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, बस कुछ ही सेकेंड का और समय लगेंगे, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये तो सभी जानते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर कोई कहे कि विराम अवस्था में वस्तु अगर है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 0। तो आप कहिएगा कि जरा मुझे सूत्र द्वारा इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो हम सोचते हैं यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि मान लीजिए वस्तु रुकी है और समय चल रहा है। पहली बात यह है कि कोई वस्तु गति अवस्था में आएगी तभी दूरी तय करेगी। अगर वो विराम अवस्था में है और समय चल रहा है तो लोग कहते हैं कि दूरी 0 होगी। हम इस बात को चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि चाल हमारी 0 है, तो वस्तु अगर मान लो 10 सेकेंड के बाद भी अगर विराम अवस्था में है तो उसकी दूरी 0 हो सकती है ना? ये सेकेंड हम कर देते हैं हिंदी में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो गई? 0। यहाँ पे मान लिया हमने। और हम तो ये भी जानते हैं ना कि दूरी के ही और 2 सूत्र होते हैं, चाल बराबर होता है, समय बराबर होता है। तो अगर हम इसी आधार पे माने कि दूरी हमारी 0 हो गई और समय हमारा 10 सेकेंड, तो चाल 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम समय इन्हीं से दोनों से निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हम बताइए कि अगर दूरी हमारा 0 है और चाल भी हमारा 0 है तो क्या समय 10 सेकेंड आएगा? 10 सेकेंड आ सकता है कभी? बोलिए। तब तो ये पूरा फार्मूला ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। आप देख लो, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या इससे 10 सेकेंड आ जाएगा? कोई समय मिल जाएगी हमको, मिल पाएगी ऐसी स्थिति में? बताइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने बताया कि 10 सेकेंड में अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में ठहरी है तो उसकी दूरी कितनी होगी? 0। आप अपने हिसाब से मानते हो कि क्योंकि हम 0 में 10 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चाल की जगह 0 है यानी चाल भी 0 है और दूरी का मान भी 0 आ गया तो यानी दूरी भी 0 है। लेकिन समय यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। समय हमने कितना लिया था? 10 सेकेंड। तो बताइए क्या इस फार्मूले से समय बराबर दूरी बटे चाल से क्या ये हमारा 10 सेकेंड आएगा? बताइए। तो ये जो समय हमारा मैच नहीं करेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूरी हमेशा 0 हो सकती है या विराम अवस्था में 0 हो सकती है? समय बढ़ेगा तो वस्तु की गतिशीलता बढ़नी चाहिए, उसकी चाल बढ़नी चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि आपने चाल को 0 ले लिया, 0 हमने चाल को रखा, समय को मान लीजिए 10 सेकेंड रख दिया विराम अवस्था में करने के बाद 10 सेकेंड, तो दूरी बराबर हमने 10 में जैसे 0 का गुणा किया तो 0 मिल गया। ये सामान्य सा तथ्य है, आप खुद सूत्र से देख सकते हैं। तो अगर हम इससे हम समय निकालना चाहें कि चाल भी 0 हो दूरी भी 0 हो तो क्या हमारा 10 सेकेंड जो समय यहाँ पे लगा था वो 10 सेकेंड का समय यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा? इसलिए आप ध्यान देंगे दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। That's all. Thank you.